नमस्ते बच्चों, आज हम कक्षा 10वीं की पाठ्य पुस्तक क्षितिज की कविता 5 का ख भाग अट नहीं रही है पढ़ेंगे, जिसके कवि हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जन्म बंगाल के महिषादल में सन 1899 में हुआ था और वे मूलतः गढ़ाकोला उत्तर प्रदेश के निवासी थे। निराला का पारिवारिक जीवन दुखों और संघर्षों में बीता था और अपने परिवारजनों की आकस्मिक मृत्यु के कारण ही उनका जो भीतर तक उन्होंने वो टूट गए थे। साहित्यिक मोर्चे पर भी उन्होंने अनवरत संघर्ष किया था और सन 1961 में उनका देहांत हो गया था। उनके द्वारा रचित कविता अट नहीं रही है, इस कविता में उन्होंने फागुन मास की सुंदरता को प्रकट किया है। फागुन की मादकता को प्रकट करती है ये कविता। कवि फागुन की सर्वव्यापकता सुंदरता को अनेक संदर्भों में देखते हैं। जब मन प्रसन्न हो तो हर तरफ फागुन का ही सौंदर्य और उल्लास दिखाई पड़ता है। सुंदर शब्दों के चयन और लय ने कविता को भी फागुन की तरह सुंदर और ललित बना दिया है। बहुत छोटी सी कविता है और इस कविता में उन्होंने फागुन मास के बारे में वर्णन बताया है कि फागुन मास जिसमें कि ना तो अत्यधिक गर्मी होती है और ना ही अत्यधिक सर्दी होती है, ऐसा मौसम जो बहुत ही सुहावना होता है और उस समय पर जो मन में विचार है या जो प्रकृति है वो किस प्रकार से दिखाई देती है। तो चलिए पढ़ते हैं कविता अट नहीं रही है। अट नहीं रही है आभा फागुन की तन सट नहीं रही है। इस कविता में प्रस्तुत कविता जो है, इसमें इन पंक्तियों में कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जो है वो फागुन के महीने की कांति उसके बारे में भी बताते हैं। उसके बारे में वो फागुन को एक तरह से संबोधित करते हुए बात कर रहे हैं। उनके साथ वो कह रहे हैं कि फागुन मास में प्रकृति जो है वो बहुत ही सुंदर दिखाई देती है, चारों तरफ हरियाली दिखाई देती है। ऐसा मौसम जिसमें ना तो व्यक्ति ठंड से ठिठुर रहा होता है और ना ही गर्मी से झुलस रहा होता है। उस मौसम की आभा अर्थात चमक अर्थात जो सुंदरता है फागुन की वो सट नहीं रही है। सट मतलब होता है समा नहीं पा रही है। इतनी अत्यधिक सुंदरता है फागुन मास की कि वो जो है शरीर में समा नहीं पा रही है, अर्थात शरीर के अंदर जो है फागुन की सुंदरता का वास नहीं हो पा रहा है। सर्वत्र सुंदर और हृदयग्राही नजरें जो है वो नज़ारे जो हैं वो बिखरे हुए हैं चारों तरफ, वे सभी एक साथ मन में नहीं समाई जा सकते। अर्थात जो प्रकृति है वो इतनी सुंदर दिखाई दे रही है कि यदि हम इन नज़रों से उन्हें देखने लगे तो इन पूरी नज़रों से देखने के पश्चात भी वो हमारे शरीर में समा नहीं पाएगी। आगे है, कहीं सांस लेते हो घर घर भर देते हो, उड़ने को नभ में तुम पर कर देते हो, आँख हटाता हूँ तो हट नहीं रही है। अब इन पंक्तियों में कवि जो है वो कह रहे हैं कि कहीं सांस लेते हो घर घर भर देते हो। कहीं सांस लेते हो मतलब कवि निराला जो है वो फागुन मास को संबोधित करते हुए कह रहे हैं कि कहीं सांस लेते हो, कि जहाँ कहीं भी सांसें ली जाती हैं, जहाँ कहीं भी फागुन मास में प्रकृति के किसी भी कोने में यदि सांसें ली जाती हैं तो वहीं से सुगंध आती है। घर घर भर देते हो मतलब वहीं से फागुन मास की सुंदरता की सुगंध, हरियाली की सुगंध जो है वो आने लगती है। फागुन ने ही सुगंध से परिपूर्ण आकाश में उड़ने को नभ में तुम पर कर देते हो। मतलब इस फागुन मास की सुंदरता को देखने के लिए, उड़ने के लिए भी मन जो है वो बेचैन हो जाता है। उड़ने को नभ में तुम, नभ मतलब होता है आकाश। कवि कहते हैं कि मैं अपनी पक्षियों की तरह आकाश में उड़कर इस फागुन मास की सुंदरता को देखना चाहता हूँ, इस फागुन मास की सुंदरता को महसूस करना चाहता हूँ, इस हरियाली को, इस प्रकृति के दृश्य को। तो कह रहे हैं कि उड़ने को नभ में तुम पर कर देते हो, कि मैं भी पक्षियों की तरह यदि मुझे भी पंख लगे होते तो मैं भी पंख लगाकर उड़ना चाहता हूँ। अर्थात इस फागुन मास के दृश्य को, इस फागुन मास की प्रकृति की सुंदरता को अपनी आंखों में समाना चाहता हूँ। आंख हटाता हूँ तो हट नहीं रही है। कवि कह रहे हैं कि चारों तरफ इतना अत्यधिक सौंदर्य फैल गया है, इतना अत्यधिक सुंदरता जो है वो फैली हुई है। प्रकृति और हरियाली जो है वो इतनी अत्यधिक है कि यदि मैं अपनी आंख भी इस सुंदरता से हटाना चाहूँ तो वो हट नहीं रही है। सुंदरता से मेरी आंखें जो है वो हट नहीं रही है। अर्थात मेरा मन जो है वो, यहाँ पर मेरी आंखें जो है वो स्थिर हो गई हैं। मेरा मन जो है इस प्रकृति से ऐसा नहीं हो रहा है कि मैं अपनी इस प्रकृति की सुंदरता जो है उससे अपनी नजरें एक पल के लिए भी हटाऊं।
आगे पंक्ति में कहते हैं, पत्तों से लदी डाल, कहीं हरी कहीं लाल, कहीं पड़ी है उर्मे मंद मंद पुष्पमाल, पाट पाट शोभा श्री पट नहीं रही है। अब इन पंक्तियों में कवि जो है वो कह रहे हैं कि फागुन के महीने में चारों तरफ हरियाली छाई हुई है। पत्तों से लदी डाल, हरियाली छाई हुई है अर्थात पेड़ पौधे वृक्ष जो है वो हरे भरे दिखाई दे रहे हैं। पत्तों से लदी डाल, उनके ऊपर पत्ते जो हैं हरे हरे पत्ते डालियों पर दिखाई दे रहे हैं। चारों तरफ हरियाली छाई हुई है, पेड़ों की डालियां जो हैं वो हरे हरे पत्तों से लदी हुई हैं। कहीं हरी कहीं लाल, तो अर्थात कहीं लाल रंग के फूल हैं, कहीं हरे रंग के हैं, कहीं हरे पत्ते हैं, कहीं लाल फूल हैं। तो इसी तरीके से पेड़ों की जो डालियां हैं, शाखाएं जो हैं, वो टहनियां जो हैं वो पूरी तरह से लदी हुई हैं, भरी हुई हैं। कहीं पड़ी है उर में मंद गंध पुष्पमाल। अब वो कह रहे हैं कि कहीं पेड़ पौधों पर ऐसा लगता है जैसे मनुष्य जो है गले में माला पहन लेता है तो छाती तक जैसे माला आती है, तो इसी प्रकार से जो टहनियां हैं उनके ऊपर जो पत्ते हैं और उनपे जो रंग बिरंगे फूल या पत्ते का जो रंग है वो इस तरीके से लग रहा है कि पेड़ों ने जो है अपनी छाती पर गंध यानी फूलों से लदी हुई जो मंद गंध पुष्पमाल की फूलों से भीनी भीनी खुशबू वाले जो फूल हैं उनकी साथ लदी हुई एक माला जो है वो ग्रहण कर रखी है, माला जो है वो डाल रखी है गले में। ऐसा लग रहा है कि पेड़ पौधों की छाती पर जो महकते हुए सुगंधित फूल हैं वो एक माला के समान दिखाई दे रहे हैं। पाट पाट शोभा श्री पट नहीं रही है। वो कह रहे हैं कि पेड़ पौधे जो प्रकृति का एक एक अंग है, प्रकृति का जो एक एक अंग है वो सौंदर्य से परिपूर्ण है, सुंदरता से भरा हुआ है और वह सुंदरता इतनी अधिक है कि उन जगहों पर समा नहीं रही है। उन जगहों पर समा नहीं रही है मतलब पट नहीं रही है, अर्थात कि उन जगह पर वो समा नहीं पा रही है। प्रकृति की जो शोभा है, प्रकृति की जो सुंदरता है, जो हरियाली है वो समा नहीं रही है, वो नजरों में भी नहीं समा रही है और किसी स्थान पर भी उसका समाव नहीं हो रहा है, अर्थात उसका वर्णन करना जो है वो बहुत ही कठिन हो गया है। उसके बारे में बताना, उसको केवल महसूस किया जा सकता है, उसका केवल अनुभव किया जा सकता है। फागुन मास की सुंदरता के बारे में अत्यधिक वर्णन करना जो है वो कठिन हो गया, क्योंकि शब्द जो है वो कम रहेंगे और सुंदरता जो है वो बहुत अधिक है। तो इस कविता में कवि ने केवल इतनी ही कविता है, तो इस कविता में कवि जो है वो फागुन मास की सुंदरता, प्रकृति की हरियाली का वर्णन कर रहे हैं। अब हम पढ़ेंगे इसके प्रश्न उत्तर। प्रश्न उत्तर में सबसे पहला प्रश्न है, छायावाद की एक खास विशेषता है कि अंतर्मन के भावों का बाहर की दुनिया से सामंजस्य बिठाना। कविता की किन पंक्तियों को पढ़कर यह धारणा पुष्ट होती है कि बाहर की दुनिया से सामंजस्य बिठाना, कि आपके मन के जो भीतरी मन में जो भाव होते हैं जो उठ रहे हैं उनका बाहरी दुनिया के साथ तालमेल स्थापित करना। तो किन पंक्तियों से हमें ऐसा लगता है, तो वो जो पंक्तियां हैं वो हैं, कहीं सांस लेते हो घर घर भर देते हो, उड़ने को नभ में तुम पर कर देते हो। इन पंक्तियों से बाहरी दुनिया के साथ अपने अंतर्मनों को सामंजस्य बिठाया जा सकता है। कवि, अगला प्रश्न है, कवि की आंख फागुन की सुंदरता से क्यों नहीं हट रही है। तो कवि की आंख फागुन की सुंदरता से इसलिए नहीं हट रही है क्योंकि फागुन मास में प्रकृति में एक अलग ही सौंदर्य और हरियाली छा जाती है। जहाँ भी कहीं देखते हैं वहाँ सुंदरता ही दिखाई देती है। प्रकृति जो है वो हरी हरी दिखाई देती है। प्राकृतिक सौंदर्य जो है वो बिल्कुल अपने पूर्ण यौवन की तरह नजर आता है, पूर्ण यौवन रूप में होता है। तो उसे देखकर ही मन में इतनी अधिक महकता और सुंदरता उत्पन्न हो गई है कि कवि की आंखें जो है वो सुंदरता से हट नहीं रही है। अगला प्रश्न है, प्रस्तुत कविता में कवि ने प्रकृति की व्यापकता का वर्णन किन रूपों में किया है। व्यापकता मतलब उसकी सुंदरता, उसके विस्तारित एक तरह से बताना है कि फागुन मास की किस तरह से विस्तारित वर्णन किया है। तो फागुन के महीने में हर तरफ जो है वो सौंदर्य और उल्लास दिखाई देता है। फागुन की सुंदरता जो है वो सर्वव्यापक है। पेड़ पौधे लाल लाल कोपलों हरे पत्तों से लदे हुए डालियां जो हैं, फूलों की सुगंध से पूरा वातावरण महक जाता है और प्रकृति की एक एक जगह जो है वो सौंदर्य से भरी हुई है। अगला प्रश्न है, फागुन में ऐसा क्या होता है जो बाकी ऋतुओं से भिन्न है। तो वही प्रश्न जो है वो अलग अलग तरीके से पूछे गए हैं, पर उत्तर जो है हम कह सकते हैं कि वो बिल्कुल एक जैसा ही आ सकता है। इसमें भी वही पूछा गया है, तो फागुन के महीने में ऐसा क्या होता है जो अन्य ऋतुओं से भिन्न है।
तो फागुन के महीने में जो प्रकृति की हरियाली है, प्रकृति की जो सुंदरता है वो देखने को मिलती है, जो कि हमें अन्य ऋतुओं में देखने को नहीं मिलती। हर जगह जो उस ऋतु के कारण उल्लास, उस सुंदरता के दर्शन होते हैं वो अन्य ऋतुओं में नहीं होते। पेड़ पौधे जो हैं किस प्रकार से अपने हरियाली में होते हैं, हरे हरे होते हैं, पत्ते जो हैं उन पर लदे होते हैं, किस प्रकार से प्रकृति की जो सुंदरता है वो अपने यौवन के चरम शीर्ष पर होती है, तो उस प्रकार की सुंदरता जो है वो हमें अन्य ऋतुओं में देखने को नहीं मिलती। अगला प्रश्न है, इन कविताओं के आधार पर निराला के काव्य शिल्प की विशेषताएं बतानी है। तो काव्य शिल्प की यानी कि निराला की जो शैली है वो किस प्रकार की है। तो काव्य की जो पक्ष हैं, दो पक्ष हैं, अनुभूति और अभिव्यक्ति पक्ष। अनुभूति से तात्पर्य है भाव पक्ष और अभिव्यक्ति से तात्पर्य होता है शिल्प पक्ष अर्थात उनकी विशेषताएं। तो निराला की जो काव्य भाषा है वो समास बहुल संस्कृत के प्रयोगों से लेकर बोलचाल की भाषा तक संचरण करती है। उनकी भाषा में एक और शुद्ध संस्कृत निष्ठता है तो दूसरी ओर ठेठ ग्रामीणता का मणि कांचन योग है। उन्होंने विशेष रूप से नए शब्दों को गढ़ने का भी कार्य किया है। इस कविता में यदि हम लेते हैं तो सुंदर शब्दों के चयन और लय से कविता जो है वो बहुत ही सुंदर और ललित बन रही है। अलंकार योजना भी काव्य सौंदर्य में वृद्धि ला रही है। पंक्तियों में मानवीकरण और पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार भी देखने को मिलता है। और यदि पंक्ति हम लेते हैं, मंद गंध पुष्पमाल में संगीत का जो गुण विद्यमान है, भाषा जो है वो सरल सुबोध और प्रवाहमयी है। तो आशा है आप सभी को कविता का अर्थ, कविता का भाव और प्रश्न उत्तर जो है वो समझ आ गए होंगे। तो धन्यवाद।